हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं बीएनएस और बीएनएस में जो हम देख रहे हैं सेक्शन 2 है डेफिनेशन परिभाषाएं, और हम परिभाषाएं देख रहे हैं। हम 28 परिभाषाओं को कंप्लीट कर लिए हैं और 28 नंबर की जो परिभाषा है वो 28वें नंबर की परिभाषा है लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं। तो पब्लिक सर्वेंट के बारे में हमने जो ये संहिता है, इस संहिता के अंदर जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं में जो बता रखा है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। तो पब्लिक सर्वेंट के लिए बताया हुआ है कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो सरकारी नौकरी कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है। जिस व्यक्ति के पास में सरकार से वेतन आता है, सरकार से तनख्वाह आती है, सरकारी तनख्वाह आती है, वो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है। वो पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए सरकार ने उसे नियुक्त कर रखा है, उसे एक पद दे रखा है, चाहे वो पद छोटा हो या बड़ा हो। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो पब्लिक सर्वेंट के कुछ उदाहरण जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कि पुलिस विभाग हो गए। तो पुलिस विभाग के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो पब्लिक सर्वेंट है। जैसे सेना विभाग के अंदर जितने भी जो अधिकारी हैं, जितने भी जो व्यक्ति हैं, वो सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट हो गए। कोर्ट के जितने भी व्यक्ति हैं, कोर्ट के अंदर जो भी काम करते हैं, जैसे कि न्यायाधीश हो गए या हमारे रीडर साहब हो गए, स्टेनो हो गए, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। जैसे पंचायत के सदस्य हो गए, सरपंच हो गया, मध्यस्थ जो होता है वो हो गया। ये सारे के सारे जो लोग हैं ये कौन होते हैं? ये सारे के सारे होते हैं हमारे जो लोक सेवक हैं, वो होते हैं पब्लिक सर्वेंट हैं, वो होते हैं। ये है 28 नंबर की परिभाषा। और अब हम देखते हैं 29 नंबर की परिभाषा। टोटल 38 परिभाषाएं बता रखी है और 39 पॉइंट है वो उसमें बता रखे हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं 29 नंबर की परिभाषा। 29 नंबर की जो परिभाषा है वो है विश्वास करने का कारण। यानी कि इस विश्वास करने के कारण के अंदर बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी अपराध करता है तो उसे विश्वास दिलाना होगा कि आपने ये कार्य किस पर्पस से या किस वे में किया। जैसे हम जितने भी जो परिभाषाएं हैं हम उसको उदाहरण से तब समझ रहे हैं। तो जैसे अगर ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति उसका एग्ज़ाम है और वो 1 महीने पहले से ही नहीं पढ़ रहा है और वो एग्ज़ाम दे के आता है, नहीं पढ़ के भी वो एग्ज़ाम दे के आता है और वो फेल हो जाता है। जब वो फेल हो जाता है तो उसमें मैं कहूँगा उसको कि भाई आपको पहले से पता था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो है, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये है विश्वास दिलाने का कारण कि आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो ये नहीं पढ़ने के कारण अगर फेल हो रहा है तो ये विश्वास है। जैसे कि अगर कोई सड़क है, रोड है, ये व्यस्त रोड है, सबसे बिजी ये हाईवे है या रोड है, उसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति है जो कि गाड़ी चला रहा है और वो जो गाड़ी चला रहा है वो 100 से लेकर के 150 के बीच में स्पीड में चला रहा है, और अब उसको पता है कि यहाँ इतने बिजी हाईवे के ऊपर अगर 100-150 की स्पीड में अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो कन्फर्म ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि बिजी हाईवे है, कोई भी बीच में आ सकता है। अगर खुला हाईवे हो या अगर बिजी नहीं हो तो उसमें तो फिर भी चलता है, लेकिन ये जो हाईवे है ये बिजी है, और बिजी हाईवे होने की वजह से यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, और भीड़ भाड़ की वजह से ऐसी संभावनाएं बन जाती है कि क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। और अगर वो एक्सीडेंट कर भी देता है तो सामने वाला कहेगा, उसको विश्वास दिलाएगा, जज साहब को विश्वास दिलाएगा कि जज साहब इसे पता था कि वो व्यक्ति जो कि इतनी तेज़ गति से गाड़ी चला रहा है, इतनी बिजी हाईवे होने के बावजूद भी, इतनी ख़राब रोड होने के बावजूद भी अगर ये 100-150 की स्पीड पर अगर गाड़ी चलाता है तो सीधी सी बात है कि एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है और उसको पता है कि शराब पीने के बाद में गाड़ी चलाना हानिकारक है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी और की भी मृत्यु हो सकती है, स्वयं की भी मृत्यु हो सकती है अगर एक्सीडेंट हो गया तो। जब किसी व्यक्ति को पता है, सभी व्यक्तियों को वैसे पता है कि शराब पीकर के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति शराब पीकर के गाड़ी चला रहा है, उसे पता है कि शराब पीकर के गाड़ी चलाने से गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इससे या तो मेरी या फिर सामने वाले की जान को हानि हो सकती है। तो यहाँ ये विश्वास दिलाना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ ये विश्वास दिलाने का क्या वो बन जाता है? कारण बन जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि विश्वास करने का कारण, कि हम आपकी बात पर विश्वास कैसे करें, हम कैसे माने कि जो आप कह रहे हैं वो सही है।
दूसरा, अगली जो परिभाषा है वो है विशेष विधि। विशेष विधि का मतलब स्पेशल लॉ। अच्छा, ये स्पेशल लॉ ऐसे हो गया जैसे कि पुलिस स्पेशल लॉ होता है, पुलिस वालों का हर राज्यों के अंदर एक स्पेशल लॉ होता है। दूसरी बात कि हर एक अलग अपराध के लिए अलग से कानून बना हुआ है, जैसे महिलाओं के लिए बना हुआ है, जैसे रेप, महिलाओं के रेप को रोकने के लिए एक कानून बना हुआ है जिसको पोस्को बोलते हैं। एक पोश एक्ट बना हुआ है जो कि महिलाओं के शोषण से को रोकने के लिए बना हुआ है। ऐसे SC ST के लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए एक SC ST एक्ट बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही शिक्षा के ऊपर हर व्यक्ति को शिक्षा मिले तो इसके लिए एक अलग से कानून बना हुआ है जिसको हम RTE एक्ट कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कानून बने हुए हैं जो कि एक स्पेशल एक्ट है, स्पेशल कानून है। तो उनके अंदर ये सारे के सारे स्पेशल जो कानून हैं वो आते हैं। जो स्पेशल कानून है वो उनकी बात यहाँ करता है, विशेष जो विधि है, विशेष जो कानून है वो उनकी बात करता है। आगे हम बात करते हैं मूल्यवान प्रतिभूति की, यानी कि ऐसी कोई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट या वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो कि वैल्यू रखती हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी जो चीज़ है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो किस तरीके से वैल्यू रखती है या मूल्यवान कैसे है। जैसे कौन कौन सी चीज़ हो सकती है, जैसे कि नोट हो सकते हैं, पैसा जो होते हैं वो हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति का चेक हो सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति का वसीयतनामा हो सकता है, किसी व्यक्ति के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो वो सारे के सारे मूल्यवान प्रतिभूतियां हैं जिसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वो नहीं मिले या उसका गलत यूज कर लिया जाए तो उस व्यक्ति को हानि हो सकती है। ठीक है, तो ये मूल्यवान जो प्रतिभूति है वो हो सकती है। जैसे एक किसी व्यक्ति का एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड किसका, एग्ज़ाम के अंदर अगर वो जाता है तो एडमिट कार्ड आता है, वो एडमिट कार्ड है। तो क्या वो एडमिट कार्ड किसी व्यक्ति उसके लिए मूल्यवान प्रतिभूति है क्या? वो मूल्यवान प्रतिभूति तो है, लेकिन वो उस केस में है जब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉपी है और अब उसके पास कहीं पर भी वो कॉपी अवेलेबल नहीं है और उसकी ज़रूरत है। अगर उसके पास बहुत सारी कॉपियाँ रखी हैं तो वो वैल्यूएबल जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होती है। एक साधारण सा कागज़ है जिसके ऊपर एक बच्चे ने अपने स्कूल का होमवर्क कर रखा है, तो क्या वो उसके लिए वो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं है, वैल्यूएबल जो प्रतिभूति है वो नहीं है। लेकिन अगर उसकी वजह से अगर वो कागज़ नहीं मिला और उसकी वजह से अगर उसको पनिश स्कूल में किया जाता है तो वो उसके लिए वैल्यूएबल प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल जो प्रतिभूति है वो है। जैसे किसी व्यक्ति को एक चेक देना है, चेक के माध्यम से पेमेंट करना है और वो जो चेक है वो चेक रखा है, हालांकि वो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी तो है, वो एक मूल्यवान प्रतिभूति तो है, लेकिन अभी तक उसमें साइन नहीं किया गया है और अमाउंट नहीं डाला गया है और ये पे किसको करना है वो नहीं लिखा गया है। तो इस व्यवस्था के अंदर हम देखें तो उसके पास बहुत सारे चेक हैं, तो वहाँ पर वो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी तो है, लेकिन अगर उसने वो अमाउंट भर दिया, वो नाम भर दिया और वो अगर उसने साइन कर दिया और वो चेक अगले को दे दिया और अगर वो चोरी हो गया या फिर वो कहीं इधर उधर हो गया तो वो उसके लिए वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसी वस्तु जिसके चले जाने से अगर हमें नुकसान होता है तो वो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, मूल्यवान प्रतिभूति है। अगला है जलयान। देखो, जलयान के बारे में हमको BNS के अंदर बताया गया है कि हर ऐसा यान या हर ऐसा वाहन या फिर अगर हम देखें तो हर ऐसी वस्तु जो कि पानी के माध्यम से या तो किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके या फिर किसी व्यक्ति को यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके, तो उस साधन को, उस यान को जलयान कहा जा सकता है। जैसे इसमें कौन कौन आ गया, जैसे इसमें जहाज आ गया, इसके अंदर नाव आ गई, इसके अंदर जो पनडुब्बी है वो आ गए, तो इसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें आ गई जो पानी के अंदर जो चलते हैं। पानी के अंदर जितने भी यान चलते हैं, जितने भी जो शिप चलते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। आगे स्वेच्छा से, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। स्वेच्छा से किया गया कार्य आप कैसे साबित करेंगे कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य किया है। जैसे कि यहाँ एक व्यक्ति है जो A है, एक B है। इस A नाम के व्यक्ति ने कोई कार्य किया,
इस ए नाम के व्यक्ति ने कोई कार्य किया। अब ये कार्य उसने अपनी स्वेच्छा से तो नहीं किया, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर उस कार्य को करते हुए कोई दूसरा ही एक्ट हो जाए, तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। दो चीज़ें कौन कौन सी देखनी पड़ेगी? जैसे हम उदाहरण से देखें तो ए ने चोरी करने के इरादे से एक घर के अंदर आग लगा दी। अब आग तो लगाई, उसका इंटेंशन था चोरी करना। तो जब उस व्यक्ति ने चोरी करने के इरादे से घर में आग लगा दी, लेकिन उस आग के अंदर किसी एक व्यक्ति बी की मौत हो गई, यानी कि मर्डर हो गया। तो अब यहाँ क्या होगा? स्वेच्छा से उसने किया है या नहीं किया है, इसके लिए पहले उसके इंटेंशन को प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि उसने यहाँ क्या किया है, इसने क्या किया है उसको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा कि इसने किया क्या है, इसने स्वेच्छा से किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें जो अप्रूव हो रही है, दो चीज़ें प्रूफ हो रही है। कौन कौन सी हो रही है? पहली बात तो चोरी करना एक इंटेंशन है, तो चोरी का तो जैसे उसके ऊपर लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसका इंटेंशन केवल और केवल चोरी करने का था, लेकिन यहाँ किसी को मारने का इंटेंशन नहीं था। तो यहाँ अगर किसी व्यक्ति की मौत हो रही है तो वो उसके इरादे से नहीं हो रही है, बल्कि गैर इरादतन हत्या हो रही है। यानी कि जिस इरादे से वो आया है उस इरादे से वो कोई और कार्य कर रहा है, बल्कि उसी कार्य को करने के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो करने कुछ और जा रहा है और हो कुछ और जाता है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है? स्वेच्छा से इसको मारा है, अब हम कैसे साबित करेंगे? अब हम इसके अंदर साबित करेंगे यही विश्वास दिलाने वाले कारण से। जैसे हमको विश्वास दिलाना है कि सामने वाला जो है, जो मरा है, उसकी पार्टी विश्वास दिलाएगी जज साहब को कि इसने जानबूझ करके मारा है, अपनी स्वेच्छा से मारा है, अपनी इच्छा से मारा है। ये कैसे साबित होगा? ये साबित होगा कि उसका इंटेंशन तो चोरी करने का था ही था, लेकिन उसका इंटेंशन आग लगाने का भी था। और जब आग लगाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये हमको क्या करना है? विश्वास दिलाना है। तो जब किसी घर के अंदर कोई व्यक्ति होते हैं, किसी भी घर के अंदर कोई भी घर हो, उसके अंदर व्यक्ति तो होते ही हैं। तो अगर घर के अंदर आग लगा रहे हैं तो सामान्य सी बात है कि उसके अंदर व्यक्ति भी होंगे, उसके अंदर कुछ लोग भी होंगे, और जब आग लगाएंगे तो कोई लोग मर भी जाए, उनको वो जलने से उनकी मौत भी हो जाए, ऐसी घटना हो सकती है। तो यहाँ ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या हो रही है? यहाँ दोनों की दोनों चीज़ें सिद्ध हो रही है। जैसे उसका इरादा क्या नहीं था? चोरी करने का इरादा था, लेकिन किसी को मारने का इरादा नहीं था। लेकिन हमने साबित किया है, विश्वास कराया है कि जब ये आग लगाएगा तो सामान्य सी बात है कि इसके अंदर किसी की मृत्यु तो होगी ही होगी। इस तरीके से यह है। दूसरी चीज़ अगला है 34 नंबर की परिभाषा, वो है वसीयत, वेल। वसीयत का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को अपने जाने के बाद में किन किन लोगों को बांटेगा, वो उसके अंदर लिखा होता है। वो एक डॉक्यूमेंट होता है, वो एक दस्तावेज होता है। और दस्तावेज की जो परिभाषा है, वो दस्तावेज की परिभाषा हमने परिभाषा नंबर 8 के अंदर, उपधारा 8 के अंदर हमने पढ़ी थी। धारा 2 में परिभाषा जो हम पढ़ रहे हैं, इसी के अंदर 8 नंबर की जो उपधारा है, उसके अंदर 8 नंबर की जो परिभाषा है, उसके अंदर हमने देखा था कि दस्तावेज क्या होता है। दस्तावेज हर वो वस्तु दस्तावेज है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये पत्तों के ऊपर लिखेगा, तो किसी न किसी कागज़ के ऊपर ही लिखेगा। तो कागज़ के ऊपर लिखा हुआ, यानी कि कागज़ का कोई भी दस्तावेज जिसके ऊपर उसकी वसीयत लिखी है, तो वो वसीयत मानी जाएगी, ठीक है। अच्छा, वसीयत ट्रांसफ़र करने, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है वसीयत के माध्यम से, जो अपन चाहे, जो जिस व्यक्ति के पास में जो कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के होते हुए वो अपनी इच्छा से अगर बांट देता है, अपनी इच्छा से अगर उसको वसीयत के माध्यम से अगर लिख जाता है, तो वो उस के तरीके से ही वो आगे जा कर के बटेगी। और अगर ऐसा नहीं लिखता है तो जो कानूनी प्रोसेस है, जो आपका कानून का जो तरीका है, उसके तरीके से वो क्या होगी, वो वसीयत
बांटी जाएगी। अगला है महिला, तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं जो हमने पुरुष के बारे में पढ़ा था कि जो पुरुष है, पुरुष के बारे में हमने 19 नंबर की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि हर वो मानव जो कि मेल है, वो कि पुरुष है, वो क्या माना जाएगा, पुरुष माना जाएगा। तो यहाँ पर वह स्त्री, चाहे उसकी एज कुछ भी हो, जो कि मानव स्त्री है, उसको हम महिला माने हैं, चाहे वो 1 दिन की हो या 100 साल की हो या 10 साल की हो, 25 साल की हो, 10 दिन की हो, 15 दिन की, एज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो 1 दिन की भी है, स्त्री है, तो वो महिला काउंट होगी, और अगर वो 10 साल की भी है तो भी महिला काउंट होगी। यहाँ ये 36, 37 और 38 नंबर की जो परिभाषाएं हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हमने देखा था पहले एक परिभाषा थी, उस परिभाषा के अंदर हमने देखा था कि बेईमानी। तो उस बेईमानी में हमने क्या देखा था कि बेईमानी में हमने देखा था कि हम बेईमानी कब मानेंगे कि किसी व्यक्ति के साथ में बेईमानी हुई है या किसी व्यक्ति ने बेईमानी की है। ये हम कब मानेंगे कि जिस व्यक्ति ने बेईमानी की है उसको गलत तरीके से क्या मिला है, लाभ मिला है, यानी कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ मिला है तो उसने बेईमानी की है, रॉन्गफुली गेन। और दूसरा कि किसी व्यक्ति को अगर नुकसान हुआ है बेईमानी के माध्यम से, बेईमानी से किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है तो वो क्या हो गया, वो बेईमानी हो गई। तो किसी व्यक्ति को लाभ और किसी व्यक्ति को हानि हो रही है, वो भी बेईमानी से, गलत तरीके से, गैर इरादतन या गैर कानूनी तरीके से अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या होगी, बेईमानी होगी। उसी को थोड़े से हम ऊपर लेवल से देख लेते हैं। जैसे इसने वही बताया है कि अवैध लाभ क्या होता है। अवैध लाभ वही होता है जो कि गलत तरीके से प्राप्त किया गया लाभ है। जैसे कि ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर को ए ने छीन लिया, जैसे ए ने बी से छीन लिया या बी से चोरी कर ली, तो बी को क्या हुआ है, बी को लाभ हुआ है। कौन से तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। गैर कानूनी कैसे है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति से या किसी भी व्यक्ति का कोई भी सामान अगर हम चोरी करते हैं तो चोरी करना अपराध है। तो वो सारी चीज़ जो इस संहिता के अंदर, इस BNS के अंदर अपराध है, उस अपराध के माध्यम से हमने बताया है कि चोरी भी अपराध है। और अगर हमने B के पास से इस पेन को चुराया है तो B के साथ में क्या हुआ है, हानि हुई है, और A को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। तो ए को तो लाभ हो गया और बी को क्या हो गया, हानि हो गई। तो ये गलत तरीके से किया गया लाभ और गलत तरीके से की गई हानि है। तो यहाँ वही है कि अवैध तरीके से मिला हुआ लाभ। इसमें हम कितने भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने घर के अंदर अपनी कमाई के जो पैसे हैं, रुपए हैं, वो रख रखे थे, और एक व्यक्ति आता है चोर बन करके और वो चुरा करके लेके चला जाता है। तो उसके तो सालों के मेहनत के जो पैसे हैं वो चोरी करके चला गया, और उसको वो जो सालों के मेहनत का जो पैसा है वो एक ही झटके में मिल गया। तो उसको एक ही झटके में जो पैसा मिला है, एक ही घंटे के अंदर या एक ही दिन के अंदर वो जो पैसा मिला है वो किस तरीके से मिला है, अवैध रूप से मिला है, गैर कानूनी तरीके से मिला है। दूसरी चीज़ कि यहाँ कि उस व्यक्ति के जहाँ यहाँ चोरी हुई है वो तो उसको एक ही झटके में, एक ही घंटे में, अगर देखें तो एक ही दिन के अंदर उसकी सालों की जो मेहनत है वो चली गई है। यानी कि वो उसने जो 10 साल जो मेहनत करी थी, उस 10 साल की मेहनत को किसी व्यक्ति ने एक ही दिन के अंदर उड़ा करके ले गया, और वो वापस वहीं आ गया जहाँ वो 10 साल पहले था। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, अवैध लाभ वो जो लेकर के चला गया। अब वो किसी भी पर्पज से, किसी भी तरीके से लेके जा सकता है, ज़रूर नहीं पैसा ही हो, ज़रूर नहीं मार ही हो, कुछ भी चीज़ लेके जाया जा सकता है। हम इसमें एक ही उदाहरण एक और देख लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने कोई ज़मीन खरीदी या कोई प्लॉट या दुकान खरीदी, वो दुकान खरीदी और उसने 10 साल तक उस दुकान की या उस प्रॉपर्टी की EMI पे करता रहा। 10 साल के बाद में उसको लगा कि अब हम क्या हो गए हैं, फ्री हो गए, और अब
और अब हम इस प्रॉपर्टी पर रहेंगे, बड़े खुशहाल तरीके से रहेंगे। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। जब उसके ऊपर कब्जा कर लेता है तो कब्जा करना क्या है, गैर कानूनी है। तो जब वो कब्जा करके और उसे हथिया लेता है तो वो अवैध लाभ प्राप्त कर लेता है। लेकिन जिसके साथ में ऐसी घटना होती है उसे अवैध हानि होती है। चाहे हम मार्कर वाली कहानी पढ़े, चाहे मोबाइल की कहानी पढ़े, या हम पैसों की कहानी पढ़े, या हम प्रॉपर्टी की कहानी पढ़े, हम उदाहरण अनेक ले सकते हैं। लेकिन यहाँ किसी को अवैध रूप से लाभ हुआ है और किसी को अवैध रूप से हानि हुई है। इसी को थोड़ा सा अगर हम हाई लेवल पे जाते हैं तब हम देखते हैं 38 नंबर की परिभाषा, 38 नंबर की जो परिभाषा है वो क्या कहती है, वो इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती है। ये तो वो बताती है जो कि घटना घट चुकी है, यानी कि अवैध लाभ हो चुका है, किसी व्यक्ति को अवैध लाभ हो चुका है और किसी व्यक्ति को अवैध हानि हो चुकी है। लेकिन ये उस टाइम की, उस समय की बात है जब ये घटना घट रही है। यानी कि अगर किसी गलत तरीके से किसी व्यक्ति के पास में पहुंचाया गया जो लाभ है, वो पहुंचाए जाने वाला लाभ, और किसी तरीके से किसी व्यक्ति को पहुंचाए जाने वाली जो हानि है वो इसके अंदर बताई गई है। सेम वही चीज़ है लेकिन थोड़ी सी की हाई लेवल की है। ठीक है, अगली चीज़ कि यहाँ 39 नंबर की जो परिभाषा है वो बताते हैं, परिभाषा इसमें नहीं है, वो एक स्पष्टीकरण है वो हमें देते हैं। वो क्या कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं कि हमने जो 38 परिभाषाएं पढ़ी हैं इस बीएनएस में, तो ऐसा तो है नहीं कि ये 38 ही परिभाषाएं हमारे काम में आएगी, या 38 तरीके के ही यहाँ कोई अपराध होंगे, या इस 38 तरीके के ही कोई अपराध करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कहा है कि जरूरी नहीं है कि इस संहिता में जो परिभाषाएं हमने नहीं भी दी है, कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो बीएनएस में नहीं दी गई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह दी गई है। जैसे कहाँ दिया गया है, जैसे दिया गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में, यानी कि आपके सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, उसके अंदर कुछ परिभाषाएं दी गई है, कुछ बताई गई है। उसके अलावा और परिभाषाएं, जैसे बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर, इसके अंदर कुछ परिभाषाएं हैं वो दी गई है। तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ परिभाषाएं वो भी शामिल है, वो भी परिभाषाएं हैं जो परिभाषाएं हमने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में और बीएनएसएस के अंदर दी गई है। लेकिन यह यहाँ पर इसका अर्थ वही होगा जो कि उस संहिता में या उस तरीके से या उस कानून में दिया गया है। तो यहाँ उस तरीके, उस जगह या उस कानून के अंदर जिस माध्यम से जैसी परिभाषा दी गई है वही हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो सेक्शन 2 है, धारा 2 है, परिभाषा डेफिनेशन, वो कंप्लीट होती है। और अब हम धारा 3 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।